मित्रों, नमस्कार। आशा है आप आनंद और स्वस्थ होंगे। आप सब धरती के स्वर्ग कश्मीर के विषय में अच्छी प्रकार से जानते हैं। कश्मीर का संबंध कश्यप ऋषि से है। कश्मीर को कश्यप ऋषि ने ही बसाया था, इसीलिए इस स्थान को कश्मीर कहा जाता है। कश्यप ऋषि के विषय में आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। अभी तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं विश्व विजयी भारतीय सम्राट की विजय गाथा, जिन्होंने चीन, तुर्किस्तान तक अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया था। यह कथा है विश्व विजयी सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ की। तो सुनिए कथा को और साथ ही लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। मित्रों, कश्मीर का इतिहास कर्कोटक वंश से प्रारंभ होता है। इससे पूर्व कश्मीर पर मौर्य साम्राज्य की सत्ता थी। कुषाण और हुविशाख ने भी इस पर राज्य किया था। दुर्लभवर्धन कर्कोटक वंश के संस्थापक थे। ये 527 ईस्वी में राजा बने। इनके पुत्र का नाम दुर्लभ था। इन्हीं के पुत्र को ललितादित्य मुक्तापीड़ कहा गया। मित्रों, इस वंश का नाम कर्कोटक नाग के नाम पर कर्कोटक वंश पड़ा है। ये राजा लोग मातृपक्ष से नागवंशी थे, इसलिए इन्होंने अपने वंश का नाम कर्कोटक वंश रखा। पितृपक्ष से ये राजा लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। कथा आगे बढ़ती है और हमारे सामने उस समय के इतिहास का परिदृश्य आता है। मध्यकालीन भारत के सम्राट हर्षवर्धन और दक्षिण भारत के सम्राट पुलकेशिन द्वितीय इतिहास में प्रसिद्ध सम्राट के रूप में स्थापित हैं। इसी समय कश्मीर में सम्राट ललितादित्य राज्य कर रहे थे और उन्हीं के साथ साथ सिंध में राजा दाहिर का राज्य चल रहा था। मित्रों, कश्मीर में कर्कोटक राजवंश एक शक्तिशाली राजवंश था। इस वंश ने 625 ईस्वी से 885 ईस्वी तक लगभग 260 वर्षों तक राज्य किया। इस राजवंश में ललितादित्य को सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। इतिहासकारों ने इन्हें कश्मीर का सिकंदर की उपाधि दी है। इनकी राजधानी परिहासपुरा थी। इसके अलावा इन्होंने कई शहरों की भी स्थापना की थी। मित्रों, ललितादित्य अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके 2 बड़े भाइयों चंद्रापीड़, जिन्हें वज्रादित्य भी कहा जाता है, और तारापीड़, जिन्हें उदयादित्य के नाम से भी प्रसिद्धि मिली थी, ने भी कश्मीर पर राज्य किया था। ललितादित्य ने 724 से लेकर 760 ईस्वी तक राज्य किया। वे एक विश्व विजयी राजा के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हुए। उनका अधिकांश जीवन सैन्य विजयों में बीता था। मित्रों, एक वीर राजा युद्धों से अलग नहीं रह सकता और ललितादित्य ने भी अपने शासनकाल में बहुत से युद्धों को जीता। चलिए शुरू करते हैं उन युद्धों की बात। ललितादित्य का सर्वप्रथम युद्ध कन्नौज के राजा यशोवर्मन के साथ हुआ था। दोनों राजाओं के मध्य 3 बार युद्ध हुआ और अंत में यमुना नदी और काली नदी के मध्य का राज्य ललितादित्य के अधिकार में आ गया। राजा यशोवर्मन, जिनकी स्तुति वाक्पति और भवभूति ने भी गाई है, वे स्वयं ललितादित्य की स्तुति करने लगे। ललितादित्य ने कान्यकुब्ज को अपने राजकुमारों के अधीन कर दिया। अब गंगा नदी की भांति ललितादित्य पूर्वी महासागर, जिसे आज हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, की ओर आगे बढ़े। इसके पश्चात उन्होंने कलिंग और गौड़ प्रदेश पर भी अधिकार किया। उनकी सेना में हाथी बहुत बड़ी संख्या में थे। गौड़ प्रदेश से भी उन्होंने बहुत से हाथी अपनी सेना में सम्मिलित किए। अब उन्होंने पूर्वी समुद्र तट के दक्षिणी क्षेत्र की ओर अभियान प्रारंभ किया। इस समय दक्षिणा पथ की शासक रानी रत्ता थी
रत्ता ने विंध्य पर्वत पर बाधा मुक्त सड़कों का बहुत सुंदर निर्माण किया था। इस रानी को विंध्यवासिनी का अवतार माना जाता था। इस वीर रानी ने भी ललितादित्य के शौर्य के सम्मुख सिर झुका दिया। दक्षिण की सुंदरता देखकर ललितादित्य और उनके सैनिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने नारियल का पानी पिया और कावेरी तट पर वायु का आनंद प्राप्त किया। मलय पर्वत पर चंदन की खुशबू का अनुभव किया। मित्रों, अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहा और अब ललितादित्य 7 कोंकण पहुंचे। पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित द्वारका की सुंदरता ने उन्हें आकृष्ट किया। शहर पर अपनी ध्वजा फहराने के बाद उन्होंने अवंती में प्रवेश कर लिया। उनके हाथियों के पैरों से उड़ती धूल ने महाकाल की नगरी को घेर लिया था। मित्रों, विजय लिप्सा अभी अधूरी थी, इसलिए ललितादित्य अब उत्तरापथ की ओर आगे बढ़े। दरअसल उस समय विंध्य पर्वत के नीचे का क्षेत्र दक्षिणापथ और ऊपर का क्षेत्र उत्तरापथ कहलाता था। यहाँ भी उन्होंने कई शक्तिशाली राजाओं को हराया। उस समय कंबोज के घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे। वहां के घोड़े ललितादित्य की सेना की शोभा बन गए। मित्रों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ललितादित्य का विजय अभियान अब कहाँ पहुंच गया है। ललितादित्य का विजय अभियान अब प्राग ज्योतिषपुर पहुंचा। यहाँ उन्होंने बालुकाम्बुधि अर्थात रेत का समुद्र देखा। यहाँ उन्हें मृग तृष्णा का अनुभव भी हुआ, अर्थात चांदनी रात में रेत पर पानी का भ्रम। उत्तर कुरु को जीतते हुए वे अपार धन संपदा लेकर कश्मीर वापस लौट आए। उन्होंने अपने विश्वस्तों को जालंधर, लोहारा और अन्य देशों का राजा नियुक्त किया। कश्मीर में भी अनेक स्थानों पर शहर बसाए और तीर्थों की स्थापना की। ललितादित्य ने अफगानिस्तान, पंजाब और मध्य एशियाई पहाड़ी क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था। इस कारण उस समय मुसलमान मुल्तान से आगे नहीं बढ़ सके थे, क्योंकि उस समय उनके प्रतिरोध के लिए एक विशाल भारतीय साम्राज्य स्थापित था। यशोवर्मन के अतिगुप्त नामक एक विद्वान को ससम्मान ललितादित्य कश्मीर लाए थे। ललितादित्य ने तिब्बत पर भी आक्रमण किया और तारिक बेसिन में भी युद्ध किया। उन्होंने गोबी बेसिन तुर्किस्तान पर अधिकार किया। साथ ही कुचा और तुर्फान तक भी अपनी सेनाएं भेजी और महापद्मशील, जिसे आज बुलर झील हम कहते हैं, तक की अभियान यात्रा करके वहां अपना शिविर स्थापित कर लिया था। इस प्रकार हमारे सम्मुख ललितादित्य का विश्व विजयी सम्राट का रूप सामने आता है। इतिहासकारों के अनुसार सैन्य अभियानों में उन्होंने अपने राज्यकाल के पूरे 12 वर्ष बिताए। ललितादित्य निर्माण कार्यों में भी बहुत अधिक रुचि लेते थे। उन्होंने बहुत से शहर बसाए जिनके नाम बहुत ही रोचकता से रखे गए हैं। सुनिश्चितपुरा की स्थापना उन्होंने की उस समय जब विजय अभियान का उन्होंने निर्णय लिया। दर्पितपुरा का निर्माण उस समय हुआ जब उन्हें अपने कार्यों पर बहुत अधिक गर्व का अनुभव हुआ। फलापुरा नाम का शहर उन्होंने तब बनाया जब उनका कार्य पूर्ण हुआ। यह नगर बितस्ता, जिसे आज झेलम कहते हैं, और सिंधु के संगम पर उन्होंने निर्मित किया। परमोसा, जिसको आज पुंछ कहते हैं, लोहपुण्य शहर, यह नगर आधुनिक लरकपुर के पास बसाया गया था। परिहासपुर कुछ समय के लिए राजधानी बना था और अधिकांश समय श्रीनगर ही उनके राज्य की राजधानी रहा। नामचीन बंजर भूमि में भी उन्होंने शहर बसाए, यह सोच करके कि इन बंजर भूमि को पार करने वाले जो पथिक हैं उनको
प्यास लगने पर पानी प्राप्त हो सके। यहाँ उनका सर्वाधिक कल्याणकारी कार्य था कि उन्होंने ऐसी भूमि पर शहर बसाए जो कि नितांत बंजर भूमि थी और जिसमें पानी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता था। लाटपोर भी उन्होंने ही बसाया था, जिसे आज लेथीपोरा के नाम से जाना जाता है। उनकी रानी चक्रमर्दिका ने 7,000 घरों वाला चक्रपुरा नामक शहर बसाया था। मित्रों, कश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हड़ ने लिखा है कि ललितादित्य ने प्रत्येक नगर, गांव, नदी, समुद्र और द्वीप में एक एक मंदिर बनवाया था। इनकी रानियों, मंत्रियों और सेवकों ने इन मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसके अलावा दर्पितपुरा में केशव मंदिर की स्थापना की। नृहरि अर्थात नृसिंह की प्रतिमा पर ऊपर नीचे चुंबक लगा कर उन्हें हवा में स्थापित किया। हुस्कपुरा वर्तमान हुस्कुर में मुक्त स्वामी का मंदिर बनवाया। लोकपूर्ण नगर को विष्णु को समर्पित किया। परिहासपुर में केशव की चांदी की मूर्ति 3,36,000 तोले की बनवाई। मुक्तापुर में केशव की सोने की मूर्ति 84,000 टन सोने से बनी। गरुड़ स्तंभ बनवाया जो कि 54 हाथ ऊंचा था। विष्णु मंदिरों के अलावा उन्होंने उसकुर में स्तूप बनवाए, राजविहार का निर्माण किया। महान बुद्ध की 53,75,000 तोला तांबे से मूर्ति बनवाई। लद्दाख, भाकुन बिहार, श्रीनगर आदि में बौद्ध मंदिर और विहार बनवाए। इससे यह सिद्ध होता है कि ललितादित्य ने जितना महत्व हिंदू धर्म को और हिंदू मंदिरों को तथा हिंदू देवताओं को दिया, उतना ही महत्व उन्होंने बौद्ध धर्म को भी दिया। मित्रों, एक रोचक प्रसंग ललितादित्य के विषय में बड़ी ही प्रसन्नता से सुनाया जाता है कि उन्होंने भूतेशा जो शिव मंदिर है और वर्तमान में आधुनिक बंगात भूतसर के नाम से प्रसिद्ध है, उस मंदिर से विजय अभियान के लिए निकलते समय 1 करोड़ रुपया उधार लिया और अपने विजय अभियान से जब वे लौटे तो प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने 11 करोड़ रुपए वापस किए। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि उन्होंने भगवान से जितना धन उधार लिया उसका 11 गुना उन्होंने वापस किया। ललितादित्य पितृपक्ष से सूर्यवंशी राजा थे, इसलिए उन्होंने ललितापुर में सूर्य देवता का मंदिर बनवाया था। इसे आदित्य मंदिर कहते हैं और इस मंदिर को उन्होंने कन्नौज और उसके गांवों की भूमि को दान कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया, जिसके अब हमको खंडहर ही प्राप्त होते हैं। मित्रों, ललितादित्य की यशो गाथा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उनके लोक कल्याणकारी कार्यों को हम नहीं जानेंगे। ललितादित्य ने बितस्ता, जिसे आज झेलम कहते हैं, के पानी को किसानों के लिए और गांवों की जमीन के लिए सिंचाई करने की व्यवस्था की थी और यह उनका सबसे अधिक लोक कल्याणकारी कार्य था। इसके साथ ही उन्होंने परिहासपुरा में सहस्त्र भक्त उत्सव की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने दक्षिणा के साथ साथ 101 प्रकार के खाद्य पदार्थों का वितरण किया था। कश्मीरियों का मानना था कि ललितादित्य जैसे कश्मीरी राजाओं ने पूरी दुनिया पर राज्य किया है। उन्होंने विभिन्न देशों से बुद्धिमान लोगों को अपने यहाँ बुलाया तो खरा से वे चनकुना को लाए थे, जिसे उन्होंने अपना मंत्री भी बनाया था और चनकुना अपने आप में उस समय का एक विलक्षण विद्वान था। साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति सम्राट ललितादित्य
मुक्तापीड़ का नाम भारत के राजाओं में सर्वोच्च स्थान पर है। उनका 37 वर्षों का कार्यकाल मित्रों बहुत अधिक अभूतपूर्व माना जाता है। उन्होंने अपने अभियानों के द्वारा, अपने कला कौशल के द्वारा, अपने विश्व विजेता बनने की राह में पाई जाने वाली सफलता के द्वारा और बिना पूरा किए, बिना थके निरंतर युद्धों में उनकी व्यस्तता ने और उनके अनूठे सैन्य कौशल ने उनकी विजय पताका को चारों ओर फैलाया और उन्हें सदैव के लिए इतिहास में प्रजा का हृदय सम्राट बना दिया। उन्होंने पीकिंग तक भी अपनी सेनाओं को भेजा और कश्मीर को एक शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र बनाया। उनकी सेना की पदचाप इतिहास में ईरान आरण्य तक पहुंचने की बात करती है। मित्रों, ये थे ललितादित्य मुक्तापीड़, जो कि एक बहुत ही अधिक प्रतापशाली राजा थे और जिनको हम इतिहास में कश्मीर का सिकंदर के नाम से जानते हैं। लेकिन दुख की बात यह है मित्रों कि इतिहास में ललितादित्य को वह स्थान नहीं मिल पाया जो कि मिलना चाहिए था। लेकिन कस्तूरी को दबा भी दिया जाए तब भी उसकी सुगंध हम तक पहुंचती है। ललितादित्य की ये जो यशोगाथा है, ये मेरे एक श्रोता के अनुग्रह पर सुनाई गई। उन्होंने मुझसे निवेदन किया था कि ललितादित्य की कथा को अवश्य सुनाया जाए। वो श्रोता जहाँ कहीं भी होंगे, मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ और उनसे कहती हूँ, उनसे मेरा निवेदन है कि वे इस कथा को सुन ले और उन्हें पसंद आए तो मुझ तक अपना संदेश आप लोगों के साथ साथ पहुंचा दें। मित्रों, ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर करते रहिएगा और इसके आगे हम अन्य वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। उन वीडियो को भी पहुंचाएंगे जो पीछे हमने लिखे थे कि हम इन्हें आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही हम आपको नए से नए वीडियो भी पहुंचाने की कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हम प्रयास करते रहेंगे कि हम आप तक नई नई बातें पहुंचाते रहें। धन्यवाद।